गजानन माधव मुक्तिबोध की विलादत 1917 में हुई और 1964 में उनका इंतकाल हुआ। उनके तख्लीकी सफ़र का आगाज़ 1936 के आसपास हुआ, लेकिन 1943 में शाया तार सप्तक मुरत्तबा अग्गे में कविताएं शामिल होने के बाद उनकी तख्लीकी सलाहियतों का एतराफ़ किया गया। वाज़ेह हो कि तार सप्तक में 7 कवियों यानी मुक्तिबोध, नेमीचंद्र, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और खुद अग्गे की कविताएं मुंतखब हैं। नक्कादों के बीच इन कविताओं को प्रयोगवादी यानी तजुर्बाती शायरी के तौर पर ताबीर किया गया। ये इन मानी में तजुर्बाती शायरी थी कि माजी करीब की छायावादी शायरी के ज़ाबितों से इन्हिराफ करते हुए एक अलग राह निकालने की सही यहाँ नजर आती है। मुक्तिबोध ने कविताओं से पहले दर्ज बयान में बतौर मार्क्सवादी अपनी पहचान कराई है। ये वक्त की सितम ज़रीफ़ी है कि 1964 में मुक्तिबोध के इंतकाल के 13 दिन बाद उनका पहला मजमुआ चांद का मुंह टेढ़ा है मंजर आम पर आ सका। इस मजमुए ने हिंदी कविता का जोग्राफिया ही बदल दिया। इमेजरी की एक बिल्कुल नई दुनिया में हिंदी कविता दाखिल हो जाती है। इस दुनिया में अंधेरे और रोशनी के बेशुमार शेड्स हैं और हर जगह हक़ाइक़ के मुख्तलिफ पहलू को उजागर करते हैं। इसके अलावा फितरत की रंगारंगी है, बीहड़ हैं, दुश्वार गुजार पहाड़, गुफाएं, कुएं, बावड़ियां, चमगादड़ें और घुमावदार सीढ़ियां हैं। ये सब इंसानी वजूद की मानवियत तक पहुंचने के वसीले हैं। आज़ादी के बाद के टेढ़े मुंह चांद की अय्यार रोशनी में वो मुआशरे के चेहरे को देखते हैं और उसके तज़ादात का जायजा लेते हैं। मुक्तिबोध रचनावली यानी कुल्लियात के मुरत्तिब नेमीचंद्र जैन ने बजा फरमाया है कि मुक्तिबोध की तमाम तहक़ीक़ात का एक ही मौजू है, मसलन इस्तेसाल, जुल्म, जब्र, दहशत और तशद्दुद के माहौल में इंसान के खोए हुए वक़ार की बाज़याफ्त, उसकी अज़मत की बहाली। अनकोट। मुक्तिबोध फ़िक्र व एहसास की सतह पर मुआसिर उर्दू शायरी से बहुत कुछ साझा करते हैं। सज्जाद ज़हीर की रोशनाई से मालूम होता है कि तरक्की पसंद अदबी तहरीक हिंदी व उर्दू की मुश्तरका तहरीक थी। इसकी दागवेल डालने में उर्दू के दानिशवरों का अहम किरदार रहा, लेकिन शुरुआती मरहले में ही हिंदी के मुसन्निफीन इससे वाबस्ता हो गए। 1943 में तार सप्तक की इशाअत के आसपास खुद मुक्तिबोध इस तहरीक से जुड़ जाते हैं। ये भी एक इत्तेफाक है कि 20वीं सदी की चौथी दहाई के आखिर में मुक्तिबोध ऐवान अदब में दाखिल होते हैं और इसी दौर में मजाज, फैज़, अली सरदार जाफरी, कैफी आज़मी और मजरूह वगैरह थोड़ा आगे पीछे अपनी शुरुआत करते हैं। जोश, जिगर, फिराक तब तक अपनी अदबी शान कायम कर चुके होते हैं। गरज ये कि उस दौर की हिंदी और उर्दू शायरी ज़बान व बयान के मामूली फ़र्क के बावजूद फ़िक्र व एहसास की एक साझा ज़मीन पर गामज़न थी। मकसदियत इस शायरी का खासा था। ये शायरी फ़न बराए फ़न के बरखिलाफ फ़न बराए ज़िंदगी की हामी थी। हिंदी व उर्दू शायरी में जा बजा लाल सलाम की आवाज़ गूंज रही थी। अली सरदार जाफरी स्टालिन कथा लिख रहे थे आला छंद में। मखदूम शायरी में सुर्ख सवेरा ला रहे थे। कैफी सुर्ख जन्नत का ख्वाब देख रहे थे। फैज़ इनकलाब रूस की तौसीफ बयान कर रहे थे। इस किस्म की नज़मों के जरिए शायरी की एक नई जमालियात सामने आ रही थी। मुक्तिबोध ने भी इनकलाब रूस को 100 सूरजों की सुबह के रूप में याद किया। अरे आज काले सागर के वोल्गा के उस पार, जो प्रकाश के दरिया का लहरा उठा है ज्वार, कोई नई सभ्यता है वो 100 सूर्यों का प्रात, अब तो 100 समुद्र, 100 नदियां, 100 चंद्रों की रात, लाल क्रांति की लड़ने वाली मजदूर सेना आम,
ان کو ان کے स्त्री पुरुषों को मेरा लाल सलाम। तार सप्तक में एक कविता है पूंजीवाद के प्रति। इसकी आखिरी सतरें इस तरह से हैं, तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। यानी कवि यहाँ सरमायादारी का जनाजा उठ जाने के लिए दुआ गो है। दिलचस्प ये है कि मजरूह जैसा शायर गजल के असल दायरे से बाहर आकर असरियत के दबाव में मुक्तिबोध की तरह कह उठते हैं, जबी पर ताज जर, पहलू में जिंदा बैंक छाती पर, उठेगा बेकफन कभी ये जनाजा हम भी देखेंगे। मुक्तिबोध का शाहकार है उनकी नज्म अंधेरे में। ये उनकी फिक्री गहराई व गिराई और फनी पुख्तगी का पता देती है। इस नज्म में ये मशहूर पंक्तियां आती हैं, कभी अकेले में मुक्ति नहीं मिलती, अगर वो है तो सबके साथ ही है। अंधेरे में कविता की कई बंदिशों से गुजरते हुए मुआसिर उर्दू शायरी की बहुत सी चीजें आपको याद आती जाएंगी। फैज कहते हैं, तीरगी है कि उमड़ती ही चली आती है, शब की रगरग से लहू फूट रहा हो जैसे, चल रही है कुछ इस अंदाज से नब्ज़े हस्ती, दोनों आलम का नशा टूट रहा हो जैसे। इस कविता का नायक अंधेरी रात का एक मुसाफिर है। वो खौफनाक रास्तों से गुजरते हुए खुद की तलाश में सरगश्ता है। कविता की आखिरी सतरों से इसके असल मफहूम तक पहुंचने में मदद ली जा सकती है। खोजता हूं पठार, पहाड़, समंदर, जहां मिल सके मुझे मेरी वो खोई हुई परम अभिव्यक्ति, अनिवार्य आत्मसंभवा। बकौल डॉक्टर नामवर सिंह, ये सतरें उस शिनाख्त या आइडेंटिटी की खोज की तरफ इशारा करती हैं जो जदीद इंसान का सबसे गंभीर मसाला है। बिलाशुबह इस नज्म का मरकजी मौजू आइडेंटिटी की खोज है। मुक्तिबोध ने इस खोज को फैंटेसी के पैराए में बयान किया है। मुक्तिबोध ने लिखा है कि मेरी कविताएं अपना रास्ता ढूंढने वाले बेचैन मन का इजहार हैं। ये बेचैनी मजाज की मशहूर ज़माना नज्म आवारा की तरफ हमें मुतवज्जो कर देती है। मजाज पूछते हैं, अय गमे दिल क्या करूं, अय वहशते दिल क्या करूं। और मुक्तिबोध की बेचैनी का सबब ये सवाल है, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। एक ऐसा किरदार उनकी कविताओं के बीच से उभरता है जिसकी फैली हुई हथेली पर जलती हुई आग है, अग्नि विवेक की। ये गौरतलब है कि ये आग विवेक यानी शऊर की है, इदराक की है। और मीर से कुछ अल्फाज मुस्तार लेकर हम कह सकते हैं कि मुक्तिबोध शऊर की इस आग को अपनी कविताओं के दामन से हवा देते रहे कि ये आग बुझने न पाए। इस आग की आंच को बाद की हिंदी कविता में बदस्तूर महसूस किया जा सकता है। बाद के कवियों ने सबसे ज्यादा असर मुक्तिबोध ही से कबूल किया है। आखिर में एक बात मुक्तिबोध की जबान के बारे में। मुक्तिबोध की मादरी जबान मराठी थी, जो कि ज़ख़ीरे अल्फाज के लिहाज से संस्कृत के नजदीक है। इसलिए उनकी जबान रोजमर्रा मुहावरे से अलग जा पड़ती है। उनके कुल सरमाए में भूल गलती वाहिद एक कविता है जो उर्दू लबो लहजे में लिखी गई है। इसमें बरसरे इख्तिदार लोगों के मक्र फरेब को मौजू बनाया गया है। इससे ये भी कयास होता है कि मुक्तिबोध को अगर लंबी उम्र मिलती तो मुमकिन है वो इस मिजाज की और कविताएं भी सुपुर्द कलम करते। बानगी के बतौर इसकी चंद सतरें मुलाहिजा कीजिए। भूल गलती आज बैठी है
زرع بختر پہن کر تخت پر دل کے، چمکتے ہیں کھڑے ہتھیار اس کے دور تک، آنکھیں چلکتی ہیں نکیلے تیز پتھر سی، کھڑی ہیں سب قطاریں بے زباں بے بس سلام میں، ان گنت کھمبوں و محرابوں تھمے دربار عام میں، خاموش سب خاموش، منصبدار شاعر اور صوفی، الغزالی ابن سینا البیرونی، عالم و فالم سپہ سالار سب سردار ہیں خاموش۔